अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल तलबगार मोहब्बत, कलम नगार मिशाजात, किश्त नंबर 13। हरूम तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ती और इसकी रूबरू खड़ी हो गई थी। जरहान ने अपनी संजीदा आंखें इसकी तरफ उठाई और लड़की खूबसूरत का पेकर थी, लेकिन इस वक्त वो मैले कपड़े जेब तन किए हुए थे और इसके चेहरे की रौनक भी गायब थी। जरखान जो इसे भूलने की तकोदो में लगा हुआ था, आज फिर से इसे अपने सामने देखकर पलके झपकाना भूल गया था। मुझे मेरे घर जाना है, हरूम ने फूलती सांसों से कहा। जरहान इसकी मीठी आवाज़ सुनकर होश में आ बेसख्ता इसे अपने ऊपर गुस्सा आया। वो नहीं था जो बेवकूफ़ लड़की से समझ चुकी थी, वो अब इसके सामने खड़ी इसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। अचानक इसके जहन में वो ख्याल आया कि वो इसे अपना असल रूप दिखा दे, इसे बता दे कि वो कौन है, लेकिन इसकी सहमी हुई आंखें देखकर इसने अपना गुस्सा पीना भी बेहतर समझा। आप सुन रहे हैं, मुझे घर जाना है, मेरे मामा पापा के पास, मुझे इनकी याद आती है। हरूम ने इसे दोबारा कहा, जो ना जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। तुम जानते हो कि तुम सबको यहाँ क्यों लाया गया है? जरखान ने अपनी मखसूस आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम सबको इस गंदे डेवल ने पकड़ा है, हरूम ने मासूमियत से जवाब दिया। इसके लफ्ज़ गंदे डेवल पर जरखान बेसाख्ता मुस्कुराया। इसकी ज़िंदगी में ये सब पहली बार हो रहा था कि कोई इसके सामने खड़ा होकर इसकी बुराई कर रहा था। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक जरखान इसे ज़मीन में दफन कर चुका होता। ठीक है, तुम्हें जल्दी तुम्हारे घर पहुँचा दिया जाएगा, जरखान ने हरूम को जवाब दिया। इस जवाब पर जहाँ हरूम को खुशी हुई थी, वहीं पीछे खड़े आसफ ने जरखान को हैरत से देखा था। आसफ जैसे ये उम्मीद थी कि जरखान हरूम की बात पर इसकी जान ले लेगा, इसका जवाब पर हैरान था। आप सच में मुझे वापस भेज देंगे? हरूम ने इस चहकती हुई आवाज़ में इसे पूछा। इसकी आंखों की चमक देखकर जरखान का दिल चाह के इसे दुनिया की हर खुशी दे दे, लेकिन वो इन चीज़ों से बहुत दूर था। अगर वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारा होता तो इसे वो परिता मिली होती तो आज वो अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करता, लेकिन इस वक्त वो आम इंसान नहीं था, बल्कि वो इंसानियत से ही बहुत दूर था। हाँ, अब तुम जाओ, जरहान ने इसे कहा और अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। वो इसे मज़ीद नहीं देखना चाहता तो इससे मुख्तलिफ थी। वो बहुत जल्दी इसे वापस चली जाना था, क्योंकि ये फ़ैसला तो वो कर चुका था कि किसी को भी इस मासूम को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा और बाहिफाज़त से वापस भेज देगा। हरूम आसफ के साथ वापस आ गई। वो अपने बेड पर बैठी मुसलसल इसके बारे में सोच रही थी। इसने सुना था कि आसफ इस शहजादे को जी कहकर पुकारता है। इनका नाम जी है क्या? हरूम बड़बड़ाई। नहीं, जी से इनका नाम बनता होगा, लेकिन क्या? वो इसका नाम जानना चाहती थी, लेकिन आसफ ने इसके पूछने पर बस इतना बताया था कि इसे सब जी कहते हैं। वो भी इन गंदे लोगों जैसे होंगे। इनके दिल में एक और सवाल आया, नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। हरूम ने फ़ौरन कहा। वो मासूम नहीं जानती थी कि वो कैसे अच्छा कह रही है। कितने प्यारे हैं, बिल्कुल ऐसे प्रिंस जैसे। इनकी आंखें और इनकी आवाज़। हरूम उनके बारे में सोचती सोचती बहुत आगे निकल आई थी, इस बात से बेखबर कि इसके दिल में वो शहजादा अपना घर कर चुका है। इसकी आंखों की संजीदगी के बारे में सोचकर बेसख्ता वो शर्मा का अपना चेहरा तकिए में छुपा गई। उफ, मैं क्या सोच रही हूँ? इसने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालना चाहा, जो आज ना जाने किस रक़्स में मसरूफ़ थी। अजीब रात थी जिसमें दो वजूद एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे। एक खुद को रोक रहा था, जबकि दूसरा अपने एहसास से हैरान था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन इंकशाफ किसी को भी नहीं हुआ था। न जाने इन दोनों के नसीब में क्या लिखा था, लेकिन इस एक बात तो तय थी कि इन दोनों के मासूम दिल दूर दर्द से भरने वाले थे। दो दिलों ने टूटना था और इश्क की मंजिल को छूना था। ये सुबह का वक्त था, कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। वक्फे वक्फे से चीज़ों को इधर उधर करने की आवाज़ें आती और दम तोड़ जाती। वो अपनी दराज क़यामत शख्सियत लिए आईने के सामने खड़ा था, खुद पर परफ्यूम छिड़काव कर रहा था। आज माफिया गैंग जलाली वापस आ रहा था, जो एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने के लिए ईरान गया हुआ था। ये वो इंसान था जिसने एक मासूम खौफज़दा बच्चे से एक हैवान बना डाला था। इसके इस्तकबाल के लिए सब लोग पहुंच गए थे, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में मौजूद था, क्योंकि वो जरखान था जो किसी की गुलामी नहीं करता था। वो वाहिद था जिसकी नाफरमानी जलाली जैसा शफाक इंसान भी बर्दाश्त कर लेता था। वो अपने कमरे से निकला और जाली से मिलने के लिए मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो सब मुलाजमीन से गुजरे दिनों की खबर ले रहा था। वो दाखिल हुआ तो हॉल में खामोशी छा गई। जरखान इसे वक्सिया रंग का 3 पीस सूट जेब तन किए हुए था। इसके इसरार आंखें जलाली पर टिकी थी। सामने वो स्याह रंग वाला वैशी अपनी कुर्सी पर बैठा था। इसके चेहरे पर जगह जगह धब्बे बने हुए थे, वो इसे मजीद खौफनाक बना रहे थे। जलाली अपनी कुर्सी से उठा और जरखान के करीब आकर इसे अपने सीने से लगा लिया। जरखान ने संजीदगी से इसके गिर्द खसार बना जलाली से दूर हो गया। इस वक्त वो ही संजीदा ड्योल
लग रहा था जैसे हर कोई जानता था। नरमी इसके चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। इसके दो रूप थे, एक वो जो इस बेवकूफ़ शहजादी ने देखा था और एक ये जिससे हर इंसान वाकिफ था। अगर कुर्सी पर बैठकर और जलाली ने सब मुलाजमीन को बाहर भेज दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ मेरे शेर, तुमने वो कर दिखाया जिसका मुझे उम्मीद थी। जलाली ने लड़कियों के अगवा के वाले वाक़या की तरफ इशारा किया। हम भी एक जासूस मौजूद हैं, आज इसका खात्मा भी खुद करूँगा क्योंकि तुम्हारे ये गार्ड्स तो कुछ नहीं कर सकते। जरखान की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कौन जासूस हो, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जलाली ने हैरत से पूछा, मैं ड्योल हूँ जो हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ। अगर तुम्हारे इन 2 टकों के आदमियों से कोई उम्मीद लगाता तो अब तक हम सब बर्बाद हो चुके होते। जरखान ने इसे जवाब दिया। कुछ दिन पहले ही इसे कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा था और जब इसने मालूम करवाया तो वही हुआ जिसका इसे शक था। इनमें से एक जासूस मौजूद था जो इनके बहुत सारे राजों से वाकिफ था और गुस्से इसे तब आया जब इसने जलाली के तमाम गार्ड्स और आला ओहदों पर फाइज लोगों को बेफिक्री से काम लेते देखा। वो आज इस चीज़ का गुस्सा जलाली पर निकाल रहा था। मैं आज ही इन सब की खबर लेता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात होगी और ये सब बेखबर हैं। जरखान जलाली की बात पर तंजिया मुस्कुराया और मैं मीटिंग हॉल से बाहर आ गया। एरो को मेरे पास भेजो। तो जरखान ने आसफ को हुक्म दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। वो इस वक्त जहाज में सवार था। इस जासूस को खबर हो गई थी कि जरखान को इसके हर अमल का इल्म हो गया। वो बहुत होशियारी से फरार हो गया था, लेकिन वो भी जरखान था जो अपने शिकार का किसी कीमत पर नहीं छोड़ता था। एरक ने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके इसका पता मालूम किया था और अब वो दोनों रूम जा रहे थे जहाँ वो बदकिस्मत छुपा बैठा था। जरखान खिड़की से आसमान पर मौजूद बादलों को देख रहा था। अचानक इसके जहन में एक जमाका सा हुआ। एक वजूद चुपके से इसके ख्यालात के पर्दे में रक्स करने लगा। मुझे बचा लें प्लीज़, वो लोग बाहर, वो मुझे पकड़ लेंगे। एक रोती आवाज़ इसके कानों में गूंजी, जानती हो कि हम सबको इस गंदे ड्योल ने पकड़ा है। फिर मुंह बसोर करने रूठेपन में कह गए अल्फाज इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। आप सच में मुझे वापस भेज देंगे? फिर खुशी से चहकती हुई आवाज़ ने इसके कानों में रक्स बोला। वो कब से इसके ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक इसे इसकी फ़िक्र सताने लगी। वो क्या कर रही होगी, इसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ऐसे मुख्तलिफ ख्यालात इसके जहन में गर्दिश करने लगे। वो आखिरकार इसने शोर मचाते दिल को ये सोच कर चुप करवाया कि वो लैंड करते ही आसफ को फ़ोन करके इसका ख्याल रखने को कहेगा। वो इस वक्त अपने कमरे में थी जब आसफ कमरे में दाखिल हुआ। हरूम खिड़की के पार देख रहा था। जब इसने मुड़कर आसफ को देखा, चलो मेरे साथ, आसफ ने इसे कहा। हरूम को लगा वो वापस जा रही है, शायद इस प्रिंस ने इसकी मदद की हो। वो वापस जा रही थी, ये सोचकर ही इसका दिल खुशी से उछलने लगा। क्या मैं वापस जा रही हूँ? हरूम ने चहकते हुए पूछा, लेकिन आसफ से संजीदगी से देखता रहा। हरूम इसके इस अंदाज से हैरान हुई थी, लेकिन इसके साथ चल दी। जैसे इसे यकीन हो गया कि इसे वापस ही भेजे, वो दोनों कमरे से निकले और हॉल की तरफ जाने लगे। रुको आसफ, अचानक हरूम ने इसे रोका। आसफ ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, जिसे अचानक न जाने क्या याद आ गया। मुझे जी से मिलना है, इन्हें थैंक्स बोलना है, हरूम ने इससे कहा। लेकिन आसफ आज वो लग ही नहीं रहा था जो इसका ख्याल रखता था। इस वक्त चुपचाप मेरे साथ चलो तुम। आसफ ने इसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया और बाहर की तरफ बढ़ गई। हाँ आसफ, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो, हरूम ने सिसकते हुए कहा। लेकिन आसफ कान बंद किए आगे बढ़ता गया। वो इस वक्त मजबूर था। जलाली के हुक्म था कि हरूम को इसके पास ले जाया जाए। न जाने जलाली को कैसे खबर हुई थी कि जरखान ने हरूम नामी लड़की को अपने हिफाजत में रखा हुआ है। वो तब से जलाली ने इसे हुक्म दिया था कि इसे भी बाकी लड़कियों में सामने लाया जाए। वो एक अगवाश इंसान था और हर रात एक नई लड़की के साथ गुजारता था। आज वो अगवा शुदा तमाम लड़कियों को देखना चाहता था कि ताकि वो अपनी पसंद की लड़की को अपनी बांदी बना सके। रूम हाल में दाखिल हुई तो इसकी आवाज़ जलाली को इसकी तरफ मतवज्जो कर गई। जलाली ने आंख उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखें इस परी की पुरनूर चेहरे को देखकर चंदिया गई। वो कोई अप्सरा थी, वो किसी की भी दिल को चीरा सकती थी। आसफ ने इन तमाम लड़कियों की तरफ घुटनों के बाल बिठा दिया। वो हरूम को पहले दिन का मंजर याद आया जब इसकी दोस्त की जान ले ली गई थी। वो खौफजदा होगी, काश वो शहजादा से बचा ले। बेसख्ता इसके दिल ने दुआ की। जलाली अपनी सरबराही की कुर्सी से उठकर रूम तक पहुंचा। इसने हरूम को ठोडी को अपने हाथों से दबोचकर इसका चेहरा बुलंद किया। हरूम की नज़र जब इस गलीज शख्स पर पड़ी तो वो खौफ से सिसक पड़ी। वो जो कोई भी था बहुत खौफनाक था। इसकी काली गलीज आंखें और सरमेई होंठ इस बदसूरत बनाते थे। वो सोने पर सुहागा, इसकी नज़र जो इंतहाई गलाजत लिए हुए थे। हरूम को इसकी आंखों से गिन महसूस हुई थी। तभी इसने अपना चेहरा झटका कि इसकी गिरफ्त से निकल ले सके, लेकिन जलाली ने इसके चेहरे को मजबूती से थाम रखा था। रूम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो खुद को आज़ाद करवाने की तकदो कर रही थी। कुछ तो ख़ास है तुम में जो मेरे शेर ने तुम्हें छुपा
रखा है। जलाली ने पुरस्कार लहजे में कहा था। इसके मुंह से हराम मादे की बदबू आ रही थी, जिससे हरूम को क्या महसूस होने लगी। बेसख्ता इसने अपना चेहरा मोड़ लिया और जलाली ये देखकर शैतानी कहकर लगा उठा, आज रात मुझे मेरे कमरे में चाहिए। जलाली ने कहा और वहां से चला गया। हरूम ने यह बात सुनकर आसफ की तरफ देखा, लेकिन आसफ इसकी सहमी हुई आंखें देखकर नजर चुरा गया। इसके हरूम को पकड़ा और गार्ड के हवाले कर दिया। हरूम ने बहुत मजामत की, काफी चीख चलाई, लेकिन वो लोग इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बाकी तमाम लड़कियों को दोबारा कैद खाने में बंद कर दिया गया। 40 में से 13 लड़कियों की लाशें अब तक पाकिस्तान पहुंच दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने ना अब तक कोई एक्शन किया था, ना ही इनके साथी जो राही दी थी। हरूम इस वक्त एक कमरे में थी जहाँ बहुत सारी लड़कियां इसे तैयार कर रही। वो मुसलसल रो रही थी, लेकिन वो सब आपस में न जाने कोई कौन सी ज़बान में बात कर रही थी। इन लोगों ने एक कीमती फ्राक पहनाई थी और अब वो सब इसके चेहरे को खूब निखार रही थी। हरूम अब तक ना समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है, बस घबराहट के मारे में सलसल रो रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और जरीना कमरे में दाखिल हुई। ऐसा मालूम होता था जैसे इसे खास तौर पर हरूम के पास भेजा गया है। जरीना हरूम के पास आई। जब हरूम इन लड़कियों के पास से भागकर जरीना से लपट के, जरीना ये सब क्या है, ये लोग मुझे तैयार क्यों कर रहे हैं? हरूम ने रोते हुए सवाल किया। तुम आज जलाली की बांधी हो, तुम्हें इस कमरे में जाना है। जरीना ने इसे समझाना चाहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे नहीं, जी के पास जाना है। हरूम ने इसकी बात काटते हुए कहा, जब तक कमरे में दाखिल होगी सबसे पहले जलाली के सामने झुककर सलाम करना, फिर इनके हाथ चूमना, इनकी हर बात पर अमल करना, वरना वो सजा देंगे। जरीना ने इसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और जाने के लिए मुड़ गई। नहीं जरीना, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। हरूम ने चलाते हुए कहा। जरीना तुम आंखें लिए मुड़ी और इनकी मासूम चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अपना ख्याल रखना, हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर हैं। जरीना ने कहा कमरे से बाहर चलेगी। जबकि हरूम को इन लड़कियों ने काबू किया, इसे दोबारा तैयार करने लगी। ये इनका असूल था, जिस भी लड़की को जलाली या किसी बड़े ओहदेदार की बांदी बनाना होता था, इसे इस तरह अपने मालिक के लिए सजाया जाता। तो आज हरूम के साथ भी यही हो रहा था। वो इस वक्त रूम के एक पोश इलाके में मौजूद थी जहाँ जासूस छुपाया बैठा था। इराक वो अपने बेस बदल चुके थे। इस वक्त इन दोनों को कुर्ता शलवार पहन रखी थी। वो दोनों तंग गलियों से होते हुए एक पोशीदा मकान के आगे रुके थे। एरिक ने दरवाज़ा खटखटाया। जब एक आदमी घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, और यही लम्हा था जब जरखान ने गुस्से की राती के बायस से गुरबान से पकड़ा शख्स के पीछे की तरफ धकेलता हुआ घर में दाखिल हो गया। एरिक ने भी बुढ़ती दिखाते अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सारा अमल चंद सेकंड में हुआ था कि इर्द गिर्द मौजूद किसी जी रूह के खबर तक नहीं हुई थी। बताओ कहाँ छुपाया है? इस जरखान ने इस मुलाजम का नाम पुकारा जो इन में कुछ दिनों से जासूस बनकर जासूसी कर रहा था। दरअसल इसका असली नाम किसी को मालूम ना था। ये भी मालूम ना हो पाया था कि वो किसके लिए जासूसी कर रहा था। वज़ीर खान को इन सब बातों से कोई लेना देना भी ना था। इतने में वो शख्स, जैसे इनकी आमद की खबर हो चुकी थी, वो पिछले दरवाजे से फरार होने की कोशिश कर रहा था कि एरिक ने इसे बचा लिया। इसने भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। देखो ड्योल, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, इसने ड्योल के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन वो बदकिस्मत था जो ड्योल के हाथ लग गया था। तुम्हें जिसने भी ये खबर दी थी वो झूठ है। मैंने कोई जासूसी नहीं की। भरपूर कोशिश कर रहा था कि ड्योल को यकीन दिला सके, लेकिन कोशिश तब नाकाम हुई जब ड्योल ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला और देखते ही देखते इसने इस शख्स को सीना गोलियों से छन्नी कर दिया। ऐसा ही जालिम और शफाक था जो धोखा देने वालों को माफ़ भी नहीं करता था। इसका कोई फरियाद भी नहीं सुनता था। इसने सुर्ख अंगार आंखों से इसकी लाश को देखा जिससे बल बल खून बह रहा था। वो लोग जिस खामोशी से आए थे इसी खामोशी से वापस चले गए, जबकि इसकी लाश इस घर में चील कौओं की ग़िज़ा बनने वाली थी। दखान का जिस्म जगह जगह से जख्मियों से चूर था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इस किसी की ने बेदर्दी से मारा हो। फिर देखते ही देखते एक जालिम शख्स ने इसके सीने की गोलियों से छन्नी कर दिया था। दखान एक चीख कमरे में गूंजी और जमल जो गहरी नींद में थी आंख उठ खड़ी हुई। इसने तेजी से साइड लैंप चलाया। कितना खौफनाक ख्वाब था जो इसने अभी देखा था। इसके दखान को कोई कैसे मार सकता है? बेसख्ता वो इसकी फिक्र में रोने लगी। जब से वो गया था घर में अजीब अफसरदगी छाई हुई थी। हर वक्त इसकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगी थी जो इसे इंतजार की सूली पर लटका गया था। इस ख्वाब ने इसकी रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया। काश वो इसके दूर ही न जाता। जमल ने अपने आंसुओं से नम आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। तो वो जानती थी कि कुछ तो गलत हुआ है। या अल्लाह इनकी हिफाजत करना। बेसख्ता इसने दुआ की के लिए हाथ उठाई। ये रात बहुत जल्द साबित हुई थी इसके लिए। जिसमें इसका महबूब शोर इससे दूर था, वो इसकी जुदाई में तकलीफ से दो चार थी।
روم کو جلالی کے آرامگاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اسے سب سکھا دیا گیا تھا تاکہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس نے بہت دعائیں کی تھی کہ وہ شہزادہ سے بچا لی جائے، لیکن اسے کوئی دعا بھی قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پائی تھی۔ وہ روتی جلالی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے وہ حیوان صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں لال انگار بنی ہوئی تھی اور روم اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بھاگنے کے لیے دروازے پر پہنچی، اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا کہ کھلنا چاہا، لیکن وہ یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر جلالی شیطانی کہہ لگا اٹھا، وہ کوشش مت کرو میری جان، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ جلالی لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ روم اسے دیکھ کر دروازے سے لگ گئی۔ چلو آؤ میرے پاس، جلالی نے اس سے کہا۔ روم خوفزدہ ہو کر نفی میں سارے لانے کی، دور رہو مجھ سے۔ روم چلائی جب جلالی نے اس کو بازو کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ میرے سامنے زبان چلائے گی کیا؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میرے سامنے کس طرح رہنا ہے؟ جلالی نے طیش میں آ کر ایک زناٹا دار تھپڑ روم کے گال پر رسید کر دیا۔ روم اس تھپڑ کو سہ نہ سکے اور زمین بوش ہوگی۔ چلو میرے سامنے جھکو، جلالی نے گرجدار آواز میں کہا۔ روم جو پہلے ہی خوفزدہ تیزی سے اس کے آگے جھکی اور روتے ہوئے اس کی غلیظ ہاتھوں کو چوم لیا۔ یہ دیکھ کر جلالی فتح بندی سے مسکرا دیا۔ اس نے روم کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے دھکیلتا ہوا بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر روم مزاحمت کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب آگے وہ شفاق انسان کیا کرنے والا ہے، جبکہ وہ تو انسان کھلانے کے قابل بھی نہ تھا۔ وہ تو ایک درندہ تھا جو اس کی عزت کو لوٹنے کے در پر تھا۔ اس کی مزاحمت جلالی کو طیش لانے لگی۔ وہ اس نے ایک اور تھپڑ روم کی گال پر جڑک دیا۔ وہ تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جلالی اس کے لبوں پر جھکنے کی کوشش کرنے لگا جب اچانک کوئی دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک گولی تھی جو اس وجود نے چلائی تھی، وہ جلالی نے حروم کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ حروم نے دروازے کی طرف دیکھا جب وہ وجود طیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا جو کسی بھی چیر پھاڑ سکتا تھا۔ حروم کو جلالی کے قدموں میں دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پورے جسم کو آگ لگا دی ہو۔ وہ جلالی کے حروم پر ہاتھ اٹھانا بھی دیکھ چکا تھا اور یہ اس وجہ تھی کہ اس نے طیش میں آ کر گولی چلا ڈالی تھی، لیکن گولی چلائی تو نہیں بلکہ پیچھے دیوار پر جا لگی تھی۔ وہ حروم کی طرف بڑھ رہا تھا جب حروم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کہاں سے اسے بچانے آ گیا تھا۔ ڈیول نے حروم کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ جلالی جو یہ دیکھ کر حیران تھا ڈیول کی طرف بڑھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا ڈیول اسی پر گولی چلا سکتا ہے۔ ڈیول جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور جلالی کی گربان دبوچ لیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک گرجدار آواز کمرے میں گونجی اور حروم جو پہلے ہی خوفزدہ تھی اس کی آواز سن کر خوف سے چیخ اٹھی۔ جلالی ڈیول کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ ایسے بھی کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ اس کے گربان تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، تم مت بھولو کہ میں کون ہوں، جلالی نے رعب سے کہا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا گربان ہٹایا۔ یہ میری ہے، تم یا کوئی بھی اسے کے سائے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو ایسا کرے گا میں اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی بھی گن نہیں سکے گا۔ ڈیول ایک بار پھر داڑا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو اس معصوم کے ساتھ جلالی کیا کرتا۔ روم جو خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں گھٹنوں کے بل گرد بازو پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی اس کی باتوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ شہزادہ جو اس سے جان بچانے آیا تھا، نہ جانے اس جلاد کو کیا ہوا تھا جو اس سے دور ہو گیا تھا۔ دیکھو میرے شیر، تم اس وقت غصے میں ہو اور ہم کل بات کریں گے۔ جلالی جو اس کے اندر کے ڈیول کو جاگتا ہوا محسوس کر چکا تھا اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولا، میری ایک بات یاد رکھنا جلالی، تم اس لڑکے سے دور رہو گے جب تک میری اجازت نہیں ہوگی۔ اس تک کوئی نہیں جائے گا ورنہ میں یہاں خون بہانے میں دیر نہیں کروں گا۔ ڈیول نے اسے کہا اور روم کی طرف آیا۔ روم جو پہلے سے سہمی بیٹھی تھی اس کے لال انگار آنکھوں کو دیکھ کر مزید ڈر گئی۔ ڈیول جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پیچھے کی جانب گھستی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زرخان کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نازک جان اس کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ لڑکی کبھی اس کا ڈیول روپ نہ دیکھے، لیکن آج وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ میرے پاس آؤ، زرخان نے نرمی سے اسے کہا۔ وہ اپنا ہاتھ روم کی طرف بڑھایا۔ روم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر سسکنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں کہو گی ہیپی گرل، زرخان نے اپنی آواز میں محبت گھول کر اسے کہا۔ وہ روم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم اور محبت دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں دلوں نے محبت کی دھن پر رقص کرنا شروع کیا تھا۔ زرخان نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا اور اسے لے گیا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہم قدم چل رہے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کو
इनकी मंजिल तक जाने से रोक लेती। वह रूम को इसके कमरे में ले आया। वक्त ज़रख़ान इस कदर गुस्से में था कि कोई भी इसके रास्ते में आता तो इसे जलाकर बज़म कर देता। हरूम इसके साथ घसीटती हुई आ रही थी। इसने इसे कमरे में लाकर दरवाज़ा बंद किया। हरूम का वजूद मुसलसल होने की वजह से हचकोले खा रहा था। इसे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो बेड पर बैठी गई। ज़रख़ान इसे हिचकियाँ बढ़ता देख रहा था। इसे हरूम के आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। चुप हो जाओ। जब वो इसके आंसुओं से तंग आकर तो बेसाख्ता कह बैठा। इसकी आवाज़ इस वक्त भारी हो रही थी जिसमें खौफज़दा होकर हरूम ने फ़ौरन अपने आंसू साफ़ किए। इसके जिस्म अभी भी कांप रहा था जो ज़रख़ान को उलझन में मुब्तला कर रहा था। ठंड लग रही है? ज़रख़ान ने इस पर सवाल किया, जिसके चुप जवाब में हरूम ने बस अपना सर इस बात में हिलाया। वो अचानक ज़रख़ान ने अपने वजूद पर ओढ़ी हुई शाल इसके कंधों के गिर्द लपेटी। वह हरूम के बेहद नज़दीक था, इतना कि इसका गर्म सांसें हरूम के चेहरे पर पड़ रही थी। हरूम को इसकी कलोन की खुशबू अपनी सांसों में गिलती हुई महसूस हुई थी। बेसाख्ता इसने अपने दिल पर हाथ रखा और न जाने क्यों तेज़ी से धड़क रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ज़रख़ान ने इसे अपने दिल पर हाथ रखता देखकर पूछा, जिसने जवाब में नरूठेपन से इसकी तरफ देखा था। ज़रख़ान ये देखकर हैरान हो गया कि ये सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरी हैं, हरूम ने इसे कहा। वो अपना चेहरा मोड़ लिया। इस वक्त वो कोई मासूम बच्ची लग रही थी। क्यों, क्या हुआ? ज़रख़ान नरमी से पूछा। इसका सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया था। वो इस वक्त वही ज़रख़ान बना हुआ था जिसे हरूम जानती थी। आपने मुझे इस गंदे अंकल से नहीं बचाया था, न पता है वो मुझे यहाँ हाथ लगा रहे थे। हरूम ने अपनी उंगलियों से होंठों की तरफ इशारा किया। वो इन्होंने मुझे यहाँ थप्पड़ भी मारा। इसके बाद इसने अपनी गाल की तरफ इशारा किया जो थप्पड़ की शिद्दत के बाद सूजन का शिकार हो गया था। ज़रख़ान का खून इसकी बातों की वजह से एक बार फिर खोल उठा था। इस अंकल ने मुझे अपने सामने झुकने को कहा, मैंने इनके हाथ पर किस भी। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती ज़रख़ान ने इसे बाजू से खींचकर अपने बेहद नज़दीक किया। चुप, एकदम खामोश। ज़रख़ान की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो मज़ीद इसकी बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए इसकी बात काट गया। हरूम इसके करीब आने की वजह से अपना सांस रोक गई। वो हैरान थे कि ज़रख़ान के इस अमल पर। स्टॉप बेबी गर्ल, ज़रख़ान ने इसकी मज़ीद नज़दीक होते हुए कहा। इसके कहने पर फ़ौरन हरूम ने अमल किया और खामोश होगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसलिए दोबारा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रख़ान ने इसे यकीन दिलाना चाहा वो इसके साथ है। जी, हरूम ने इसका नाम अपनी मुतरन्नम आवाज़ में पुकारा और ये वो लम्हा था जब ज़रख़ान ने इसे हैरत से देखा था, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो इसके असल नाम से वाकिफ़ थे। वो इन में हरूम तो बिल्कुल शामिल नहीं थी। इसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं बहुत डर गई थी जी, मुझे लगा मैं मर जाऊँ। और एक बार फिर इसके बाद ज़रख़ान ने टोक दी। इसने हरूम के नाजुक लबों पर अपनी उंगली रखी थी। चुप, कुछ नहीं होगा, ज़रख़ान ने गमगीन आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में इस वक्त अलग ही दीप जल रहे थे। हरूम खामोशी से इसे देखने लगी। चलो तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, ज़रख़ान ने कहा और इस पर लहाफ ओढ़ दिया। हरूम बेड पर दराज हो गया, आंखें बंद करके। ज़रख़ान कुछ देर इसे वहीं खड़ा देखता रहा। हाँ, वो जानता था ये सब गलत हो रहा है। वो लड़की दिन ब दिन इसके दिल में जगह बनाती जा रही है। जिससे हैवान को ये महसूस होता था इसके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है, आज इसे अपना दिल धड़कने बेचैन किए रखती थी। इसे मालूम था कि कल जलाली इसके अमल का जवाब लेगा। वो डरता भी नहीं था, लेकिन वो सबके सामने अपनी मोहब्बत का इज़हार करने से डरता था। वो डरता था कि ये मासूम परी इसकी कमज़ोरी न बन जाए, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो इसे अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाएगा। वो कभी वो लड़की इसकी कमज़ोरी बनेगी तो वो इसकी जान अपने हाथों से ले लेगा। फ़िलहाल तो इसे ये सोचना था कि जलाली को क्या जवाब देना है, ऐसे जवाब जिससे इसके दिल का हाल छुपा रहे और ये राज ही रहे। वो अभी इन्हीं सोचों में गर्क था कि इसकी नज़र रूम के गाल पर पड़ी जहाँ थप्पड़ों का निशान वाज़िह हो रहा था। ज़रख़ान अपनी मुट्ठियाँ खींच ली थी। इसे तो अभी जलाली से इस अमल का जवाब भी लेना था। हरूम की तकलीफ का सोच कर बेसाख्ता इसने हरूम के गाल पर अपनी उंगलियां रखी और नरमी से इसका रुई जैसा गाल छू रहा था। वो बहुत नाजुक थी, जो एक थप्पड़ से भी नडाल हो गई थी। इसके गाल को छूते हुए ज़रख़ान का दिल शोर मचाने लगा जब अचानक वो मुड़ा कमरे से निकलता चला गया।